दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है, लेकिन ये गिरावट एक्चुअल में खाली यस बैंक में नहीं है, पूरे बैंकिंग सेक्टर में है और इसी वजह से यहाँ पे दबाव भी देखने को मिला। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। आरबीआई की तरफ से भी बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। क्या है वो संभावना है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें बैंकिंग शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्पेशली यस बैंक जो इस समय एक छोटा सा पेनी स्टॉक बना हुआ है। एक समय इसकी प्राइस भले ही 300 के ऊपर थी, लेकिन इस समय ये 15 रुपीज़ के आसपास है, सिर्फ 2 डिजिट में। और आप देख सकते हो कि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 2 साल में। आप देख सकते हो कि इन्होंने जिस तरह से अपने लिए एक फंड रेज किया काफ़ी बड़ा एफडीआई के माध्यम से, और अपने पूरे के पूरे एनपीए को इन्होंने ट्रांसफ़र किया है, तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल चुकी है। उसके बावजूद भी देखें तो पिछली बार बहुत ज़्यादा हैवी प्रोविजन रखा था। क्या इस बार भी कंपनी प्रोविजन ज़्यादा रखने वाली है, और अगर प्रोविजन रखेगी तो फिर क्या बैंक के शेयरों में फिर गिरावट होगी, क्योंकि रिजल्ट फिर कमज़ोर रहेगा। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉक इन पीरियड तो खुल चुका है। अब वो डर भी नहीं है कि आने वाले समय एक हैवी सेलिंग आएगी, जिसको बेचना था वो बेच चुके हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी बातों को, इन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में यस बैंक एक मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो आज 17,624 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 0.14% की तेजी देखने को मिली। तो बाजार में तो तेजी थी, लेकिन बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो 40,834 के स्तर पे 0.50% की गिरावट थी, यानी लगभग आधा % की गिरावट हुई। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 3,714 के स्तर पे 0.63% की गिरावट थी, यानी पीएसयू बैंक में गिरावट निफ्टी बैंक के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,723 के स्तर पे 0.51% की गिरावट थी। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट थी, यानी सभी बैंकों में आज गिरावट थी। और उसी वजह से देखें तो यस बैंक के स्टॉक में भी हमें आज गिरावट देखने को मिली। हम आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.45 पर हुई और ये पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग लास्ट डे की 15.40 की थी, लेकिन लो जो बना वो 15.15 का है, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया। अंत में क्लोजिंग 15.20 पर रही, यानी जिस तरह से बैंकिंग शेयरों में दबाव था इसका असर भी देखने को मिला। 1.30% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। अब देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल निगेटिव निकल के आ रहे। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,363 के स्तर पर है, 0.36% की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 की बात करें तो 4,075 के स्तर पे यहाँ पे भी 0.72% की गिरावट है। अगर हम बात करें नैस्डैक कंपोजिट की तो 11,959 के स्तर पे 1.06% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1754 के स्तर पे 0.13% की मामूली सी तेजी है। तो कुल मिला के ग्लोबल रीजन जो है निगेटिव बने हुए, और हो सकता है कि उसका असर हमें बाजार में भी निगेटिव देखने को मिले। वाले इस बार भी देखें तो ये सप्ताह भी हमारा छोटा सा सप्ताह है, क्योंकि फ्राइडे के दिन अम्बेडकर जयंती की वजह से छुट्टी रहेगी। तो आप देख सकते हो गुरुवार के दिन तक ही बाजार चलेगा, और इस वजह से काफ़ी लोग हैं जो इस समय बाजार से दूर भी है। बाजार के लिए अच्छी खबर यह है कि एफआई बाजार में फिर लौट आए। इस महीने उनकी लगातार पॉजिटिव खरीदारी है। 3 अप्रैल को देख सकते हो उन्होंने 321 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, और 5 अप्रैल को उन्होंने 806 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो 6 अप्रैल को उनका इन्वेस्टमेंट 475 करोड़ के आसपास था, लेकिन आज यानी 10 अप्रैल को उन्होंने करीब 880 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, और पूरे महीने में यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इससे बात समझ में आ रही है कि एफआई धीरे धीरे ही भले, लेकिन बाजार में फिर से लौट आए। और आप देख सकते हो कि वो दिसंबर से ही लगातार बाजार में बिकवाल बने हुए थे, लेकिन मार्च के एंड में हमने देखा 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर चुके हैं, और लगातार उनकी खरीदारी पॉजिटिव बनी हुई है, और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। फिलहाल यस बैंक की बात करें तो वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आ चुकी है। पिछले एक महीने में इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और आज भी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम आया, लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है। अब यहाँ पे गोल्डमैन सैच की तरफ से यस बैंक की रेटिंग को न्यूट्रल किया गया। उनके हिसाब से आने वाले समय में आपको जो इसका जो प्राइस टारगेट है वो 16 के आसपास देखने को मिल सकता है। इस समय स्टॉक 15 के आसपास है, तो थोड़ी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे अगर आप देखें तो ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसमें सेल की ही टारगेट दे रहे। आप ये देख सकते हो कि बाय की टारगेट देने वाले 0 है, होल्ड की रेटिंग देने वाले यहाँ पे फिलहाल 3 है, लेकिन जो सेल की रेटिंग दे रहे हैं वो ब्रोकरेज हाउस लगभग 9 है। तो ब्रोकरेज हाउस का साथ बिल्कुल यस बैंक को तब से नहीं मिल रहा है, जब से यस बैंक ने फिर से शुरुआत की, तब से ब्रोकरेज हाउस को लगातार सेल के ही टारगेट दे रहे हैं, और लगातार बहुत नीचे के टारगेट दे रहे हैं। इसी वजह से एक माहौल निगेटिव बना है, जबकि यस बैंक ने उसके बीच में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। उसके बावजूद भी जो एनालिस्ट है वो लगातार अभी भी यस बैंक को लेकर इतने बुलिश नहीं है।
यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि लगातार भले ही सेल के टारगेट दे, लेकिन 12 रुपीज़ का स्टॉक 24 तक भी गया है सिर्फ 2 महीने में। लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न भी मिला। तो ये बात नहीं है कि यस बैंक का स्टॉक मौका मिलता है, ये दौड़ने को बिल्कुल तैयार है और आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर शुरू होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि इस बार आरबीआई ने कोई भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। उसके बाद में आरबीआई की तरफ से बैंकों से कहा गया है कि वो भी इस बार जो डिपॉजिट रेट है उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि न करे, बल्कि उसको अनचेंज ही रखे। सबसे बड़ी बात है कि जब आरबीआई ने इस बार किसी प्रकार का कोई रेपो रेट में बदलाव नहीं किया, तो सब बैंकों से भी कहा जा रहा है कि आप भी जो यहाँ पे जो डिपॉजिट रेट है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव न करें और लोगों को राहत दे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इस बार Q4 को लेकर काफ़ी उत्साहित है। उनके हिसाब से बैंकों का Q4 इस बार काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि आप देखें तो बैंकों का कारोबार इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एनपीए में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, दूसरी तरफ डिपॉजिट में वृद्धि हो रही है और जिस तरह से देखें तो बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है इस बार। यानी Q4 बेहतर रहने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है इस बार आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि इस बार पीएसयू बैंक का जो देखें तो अर्निंग काफ़ी अच्छा रह सकता है। भले ही इस समय देखें तो यूएस के बैंकों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट हो रही है और देख रहे हैं लगातार बैंक के डूबने का सिलसिला भी जारी है और यूरोपियन बैंकों में भी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन इंडिया के बैंकों की स्टोरी जुदा है। यहाँ पे बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत है और जिस तरह से इनका कारोबार लग रहा है पटरी पे है और इस वजह से आने वाले समय बैंकों की सेहत में और सुधार हो सकता है। तो ऐसे में आप देख सकते हो यस बैंक हो या फिर दूसरी बैंक हो, उनका रिजल्ट बेहतर रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वैसे यस बैंक की अगर बात करें तो इन्होंने 2 बड़े मोर्चे पे जीत हासिल की है। एक तरफ जो इनका पूरा का पूरा जो एनपीए था, जिसकी सबसे बड़ी टेंशन थी, जिसको देखा के लगातार डराया जाता रिटेल इन्वेस्टर को, उसका पूरा खात्मा कर लिया है। जैसे फ्लावर्स को पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहाँ से इनको टेंशन खत्म हो चुकी है। इनका एनपीए पूरा नीचे आ चुका है। दूसरी तरफ जो फंड की जरूरत थी तो एडवेंट और कार्यल के माध्यम से इनको काफ़ी अच्छा फंड मिला है और वहाँ पे देख सकते हो कि इनको उसके बदले में उन्होंने यहाँ पे उनके बोर्ड के सदस्य के रूप में उनको लिया और उनको बैंक के अंदर हिस्सेदारी दी है, जिससे वो कर्ज चुकाने की कोई चिंता नहीं है उनको इस समय। और इस समय सब कुछ बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो AT1 बॉन्ड्स का मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया और सुप्रीम कोर्ट इसकी जो सुनवाई करेगी उसके हिसाब से सारा दारोमदार है, क्योंकि रकम बहुत बड़ी है। 8,000 करोड़ का AT1 बॉन्ड्स की रकम है और जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया है, तो ये रकम जो है बड़ी टेंशन हो चुकी है। इक्विटी में उनको बदलना पड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वहाँ पे आरबीआई ने अपनी तरफ से पक्ष और दलील रखी है, जिसमें कहा गया है कि नियमों के तहत ये इसको राइट ऑफ किया गया। तो सारे जो नियम के तहत अगर कार्रवाई होगी तो यहाँ पे यस बैंक को 81 बॉन्ड्स की रकम चुकाने का यहाँ पे सवाल नहीं उठता है, क्योंकि सब नियमों के तहत ही हुआ। इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो बातें बेसल 3 के हिसाब से ये पूरा किया गया है और इसीलिए फैसला यस बैंक के फेवर में आएगा। लेकिन फिर भी हमें वेट करना होगा। इस समय देखें तो बैंकिंग शेयरों में जो आज दबाव था उसकी वजह से गिरावट हुई है, लेकिन स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है। आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर शुरू होगा, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यस बैंक में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।